we'll continue with the administration of during the ऋग्वेदिक पीरियड. तो इसमें ऋग्वेदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि वो बहुत इलेबोरेट नहीं था, लेकिन जो उसमें फिर भी वो बहुत प्रिमिटिव भी नहीं था. तो जैसे उसमें कुछ ऑफिसर्स के नाम, यानी ऑफिसर्स यानी कुछ लोग जो पर्टिकुलर चीजें देखते होंगे, उनके नाम वेदों में मेंशन्ड है, जैसे कि व्रजपति. सो व्रजपति का काम क्या था? he actually enjoyed authority over a large land or pasture ground. एंड फिर कुलापास थे. कुलापास मतलब जैसे कुल कुल, ये जो वर्ड है ये भी वेदों से ही आया है. तो कुलापास और कुलापा जो होंगे वो कुछ फैमिलीज के हेड्स होंगे. ओके. और उसमें कुछ फाइटिंग होर्ड्स थे जिनके हेड्स ग्रामीनीज थे, जिनके जिनके हेड्स को ग्रामीनीज बोलते थे. एंड देन ग्रामीनीज लेटर ऑन बिकेम, वो पहले ओरिजिनली तो पहले कुछ ग्रुप्स के हेड्स थे, बाद में वो विलेजेस के हेड्स बनने शुरू हुए. एंड दे बिकेम इक्विवेलेंट टू द व्रजपति. और किंग का नाम, किंग करके जो एक जिसको राजन कहा जाता था, वो किसी किंग से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो ट्राइबल चीफ, उन हर ट्राइब का जो चीफ रहता था उसको राजन बोलते थे. अच्छा, अब ये जो वर्ड है जना, जिस जो आगे चल के जनपद में कन्वर्ट हुआ, तो जना जो वर्ड है ये बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विथ द ट्राइब. ठीक है. नाउ पीपल ओड देयर प्राइमरी लॉयल्टी टू देयर रिस्पेक्टिव ट्राइब्स. तो आर्यन सोसाइटी इटसेल्फ वाज डिवाइडेड इनटू मेनी ट्राइब्स. ओके. देन उसमें जैसे वेदों में इन ट्राइब्स के बारे में 21 वर्सेस लिखे गए. एंड ये जो जना वर्ड है ये 275 बार, 275 जगहों पर ऋग्वेदों में ये वर्ड यूज किया गया है. तो जन से वर्ड आया जनपद. जनपद मतलब होता है टेरिटरी. ठीक है. और फिर आगे महाजनपद यानी बहुत बड़ी टेरिटरी. सो so the people were attached to the tribe since the territory or the kingdom was not yet established. So now they owed their loyalty only to their tribe, क्योंकि उससे बड़ा कोई यूनिट था ही नहीं. ओके. okay. Then another word vis is used 170 times in the Rig Vedas. तो विस का मतलब होता है कि एक बड़ा एरिया जो अलग अलग गांव में डिवाइडेड होगा, और गांव को ग्राम करके बोलते थे. सो नाउ ऑल दिस ग्रामास क्लैश्ड विथ ईच अदर, एंड सिंस दे क्लैश्ड विथ ईच अदर, तो जो रिजल्टिंग बैटल था उसको संग्राम बोलते थे. फिर और ऐसी जो बहुत बड़ा बैटल होता था उसको महासंग्राम बोलते थे. नो फैमिली को कुल के नाम से वेदों में संबोधित किया गया है. और ये जो फैमिली थी इसको ग्रह यानी ग्रह, ये जो घर या ग्रह सूत्र, ये सारे भी वेदों में ही है. और फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, दैट मीन्स मैरिज रिलेटेड सेरेमनीज और ये सारी ये भी चीजें वेदों में मेंशन्ड है. ठीक है. नाउ सिंस इट वाज अ पैट्रियार्कल फैमिली, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सो इट वाज अ पैट्रियार्कल फैमिली. तो birth of a son was always desired, but at the same time women did not have a very low status. In fact low status of women जो इंडिया में आना शुरू हुआ वो गुप्ता एज के बाद से हुआ, और इस्लामिक टाइम पे फिर वो और खराब हो गया. वरना पहले विमेन की काफ़ी इक्वल राइट्स थी. तो इनके जैसे विमेन इवन अटेंडेड असेंबलीज, इनकी जो ट्राइबल असेंबलीज होती थी, जैसे उनके कुछ नाम है, जैसे कि सभा, समिति, विधाता, ऐसे ऐसी उनकी कुछ ट्राइबल असेंबलीज थी जिनको औरतें भी अटेंड करती थी. और वेदों में ऐसे 5 औरतें हैं जिन्होंने कई सारी हाइम्स का कंट्रीब्यूशन भी किया है. और सॉरी 5 नहीं, सॉरी इसमें 5 नहीं, देयर वर 20 women who contributed to various hymns in the Vedas. Okay. Then polyandry was also practiced in some places. Now what is polyandry? Polyandry का meaning ये होता है कि one woman having many husbands, just like polygamy, polygyny, यानी one man having many wives.
So similar is the case with one woman having many husbands. तो कई जगहों पर ये, कई सोसाइटीज में ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस होती थी। उसका एक सिंपल रीजन ये था कि कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, बिकॉज इफ मोर विमेन आर देयर देन मोर चिल्ड्रन वुड बी बॉर्न, और जब रिसोर्सेज स्केयर्स है तो ज़्यादा पॉपुलेशन सब पे बर्डन डाल देगी। सो दैट इज वाई वन वुमन वुड cohabit with a number of men, so that population is, and even female infanticide was practiced, so basically to reduce the number of women in that society. So some evidences of polyandry are also mentioned in the Rig Vedas. अच्छा, वहां पर प्रैक्टिस ऑफ लेविरेट एंड विडो मैरिज भी था। अब जैसे विडो मैरिज जो है वो बाद में तो बैन ही हो गया था इंडिया में। इनफैक्ट विडो री मैरिज पे कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने ढेर सारा काम किया था 19th सेंचुरी में, इवन 20th सेंचुरी में, तब जाके उससे रिलेटेड कुछ लॉज वगैरह बने। वरना एक बार कोई औरत विधवा हो गई तो उसकी जिंदगी तो बिल्कुल खत्म हो गई, ऐसा था। यानी उसकी लाइफ इट वॉज मोर मिजरेबल देन हेल। बट इन द ऋग्वेदिक पीरियड विडो रीमैरिज वाज क्वाइट कॉमन, एंड इवन लेविरेट मैरिज वाज कॉमन। लेविरेट का मीनिंग ये होता है कि जैसे सपोज अ वुमन, a wife dies, then the husband would marry her younger sister. This form of system is called levirating. No, no, sorry, it's opposite. If a husband dies, then the woman will marry the husband's brother. So this kind of system is called a levirating system. Okay. उसका अपोजिट होता है सोरोरेट। लेविरेट का अपोजिट होता है सोरोरेट। उसमें इफ द वाइफ डाइज देन द हस्बैंड वुड मैरी द सिस्टर ऑफ हिज वाइफ। सो दिस इज कॉल्ड सोरोरेट। सो लेविरेट सिस्टम काफी कॉमन था। सो दिस ओनली शोज दैट स्टेटस ऑफ विमेन वाज क्वाइट हाई ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। अब सोशल डिविजन्स की जहां बात आती है, द टर्म वर्णा इज यूज्ड इन द वेदास। Now, Varn word is used basically for color. तो आर्यन लैंग्वेज स्पीकर्स जो थे, now which was primarily संस्कृत, वो फेयर स्किन थे। मतलब आर्यन लैंग्वेजेस के बोलने वाले जो लोग थे वो फेयर स्किन थे, और जो इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स थे वो यहाँ, यानी यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे वो डार्क स्किन थे। तो कलर एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी बन गया कि कौन यहाँ के नेटिव्स है और कौन आर्यंस है। उसी से यानी किसी को भी देख के पता लग जाएगा कि ये यहाँ का नेटिव है, ये अब जैसे जब ब्रिटिश रूल इंडिया में था तो जो ब्रिटिशर्स थे उनको कोई भी देख के बोलेगा कि, कोई भी उनको देख के इंडियन तो बोलेगा नहीं, वो बोलेंगे कि ये ब्रिटिश है या यूरोपियन है। ओके, सो सिमिलर थिंग हैपेंड। और आर्यवर्णा, वेद मेंशंस आर्यवर्णा एंड दास वर्ण। तो वेदों में जो ओरिजिनल वेद है उसमें सिर्फ दो वर्णों का मेंशन है, दैट इज आर्यवर्ण और दास वर्ण, यानी व्हाइट एंड ब्लैक पीपल। तो बाकी के जो इसमें वर्ण है, यानी फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ वर्णास जो इसमें आया, वो पहली बार 10th बुक में लिखा गया है। ऋग्वेदों की भी ऐसे अलग अलग किताबें, अराउंड 15 बुक्स है। तो उसके 10th बुक में ऋग्वेदों में पहली बार फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ वर्णास इज मेंशन्ड। तो जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका जो वर्णन है वो 10th मंडल में है, और उसमें एक पुरुष सुक्त हाइम है। हाइम मतलब वो जो श्लोक इज अ हाइम। तो उसमें एक पुरुष सुक्त हाइम है, उसमें ये चारों वर्णों के बारे में लिखा गया है। तो उससे पहले वहां पर सिर्फ दो वर्ण थे, दैट इज आर्य वर्ण और दास वर्ण। ओके, एंड देन हाँ, अब सोशल इनइक्वालिटीज वहां पर कैसे थी। नाउ पॉइंट इज, ये जो शूद्र वर्ण है ये बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड वर्ण नहीं था, क्योंकि कैसा था कि एज सच कोई people were differentiated on the basis of color only ना। they were differentiated on the basis of color। देखो, वर्ण का मतलब ही कलर है, वर्ण का मतलब कलर है, सिंपल। ओके, तो पहले जो वर्ण सिस्टम था, इनिशियली वेदों में दो वर्णों का मेंशन था, दैट इज आर्यवर्ण और दास वर्ण, जो कि कलर पे क्लियरली तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो। लेकिन कैसा, जैसे ऑक्यूपेशन का स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे होता है,
तो अब वैश्य कम्युनिटी जो है वो उसमें आई नहीं थी, वो उसके जो इनिशियल ट्रेसेस शुरू हुए थे कि उसमें some traders were there who would not who would not produce food but who would be involved in selling. तो पहले तो वैश्य भी शूद्रों में ही आते थे, लेकिन वैश्यों ने बाद में अपना स्टेटस एलिवेट कर लिया नाउ बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग दे गेन्ड अ लॉट ऑफ वेल्थ। और फिर लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक बाय अराउंड 500 बीसी उन्होंने एक हायर सुपेरियर अपने लिए स्टेटस क्लेम करना शुरू किया एंड दे वर आल्सो इंडक्टेड एज द अपर वर्नास। तो ये इंडक्शन कैसे होगा? बेसिकली हु वुड बी who would come under the upper varnas? तो वो उसका सिस्टम ये था कि the people who are in upper varnas would be allowed the उपनयन सेरेमनी। उपनयन सेरेमनी मतलब जनेऊ पहनने वाली सेरेमनी, ठीक है? तो उसको द्विजा, एक्चुअली उसको द्विजा सिस्टम बोलते हैं, यानी ट्वाइस बॉर्न। तो अकॉर्डिंग टू वेदास एवरी पर्सन हु इज बॉर्न इनिशियली इज अ शूद्र, ठीक है? फिर उसकी एक इनिशिएशन सेरेमनी होती है एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद, दैट इज द जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है। उसके बाद उसकी एंट्री होती है, यानी उसका दूसरा बर्थ होता है, उसकी एंट्री होती है उसके पेरेंट वर्ण में। अदरवाइज एवरी एवरी पर्सन हु इज बॉर्न इज बेसिकली अ शूद्र। तो उसको द्विजा सिस्टम बोलते हैं, यानी ट्वाइस बॉर्न कहा जाता है। तो दीज अपर थ्री कास्ट वर्नास वर द ट्वाइस बॉर्न वर्नास, ट्वाइस बॉर्न कास्ट, ठीक है, जिनको उपनयन सेरेमनी अलाउड थी। तो उपनयन सेरेमनी वैश्यों ने अपने लिए बाद में करवा ली, वरना पहले वैश्याज आल्सो वर इंक्लूडेड इन द विद द शूद्राज, ठीक है? तो पहले तो वर्ण के बेस पे क्लासिफिकेशन था, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी फेयर स्किन एंड डार्क स्किन। फिर उसमें फोर फोल्ड डिवीजन जो 10th पुरुष सुक्त हाइम में जो दिया गया, तो उसमें जो प्रीस्टली क्लास होगा वो उनको ब्राह्मण कहा गया। देन जो रूलिंग क्लास था तो वो राजा हो गया, वो क्षत्रियों में आ गया, और बाकी के शूद्र थे। फिर बाद में एक वैश्य कम्युनिटी भी आई। सो इट वाज दैट वे। देन अबाउट ऋग्वेदिक गॉड्स। सो अब एक, लेकिन फिर भी ये जो वर्ण सिस्टम का ओरिजिन था, ये भले ही उसमें मेंशन्ड है, बट पॉइंट इज वर्ण वाज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, समझ रहे हो? तो वो उपनयन सेरेमनी जो वो रखी गई है, वो रखी ही इसलिए गई थी कि तुम में वो क्वालिटीज होंगे तब वो तुम पर्टिकुलर वर्ण में जाओगे, बट उसको बर्थ की सैंक्टिटी मिल गई। यानी सपोज समवन इज अ सीकर ऑफ नॉलेज, ओनली देन ही वुड बिकम अ ब्राह्मण। अब सन ऑफ अ ब्राह्मण विल नॉट बिकम अ ब्राह्मण, सन ऑफ अ क्षत्रिय विल नॉट बिकम अ क्षत्रिय। उसमें वॉरियर लाइक क्वालिटीज होंगी तभी वो क्षत्रिय बनेगा। और जब उसमें होंगी तो वो 10-12 साल की उम्र तक पता लगता है कि उसमें कौन सी क्वालिटीज है, तो तब जाके उसकी वो सेरेमनी होगी और उसको उस वर्ण में इंडक्ट किया जाएगा। तो ये इनिशियली उसका ये सिस्टम था, लेकिन उसको बर्थ बेस्ड बनाने की वजह से वो पूरा सिस्टम खराब हो गया। इनफैक्ट वो ओरिजिनल सिस्टम अगर फॉलो किया होता, जिसमें अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से अलग अलग ऑक्यूपेशंस लोगों ने चूज किए होते, तो आज इंडिया कुछ और होता। Okay, so it basically, even though Varna system was mentioned there, but still it was a largely an egalitarian society. Egalitarian मतलब equality based society, यानी inequalities बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि inequalities आएंगी कब? जब material wealth बढ़ेगी, that is जब agriculture और ये सब settle होना शुरू होगा, तब inequalities बढ़ेंगी। अब फिर बात आती है ऋग्वेदिक गॉड्स की। तो इनिशियली तो बेसिकली ऋग्वेदिक पीपल ऑल्सो पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस, ठीक है? तो नेचुरल फोर्सेस में सबसे बड़ा नेचर का फोर्स क्या है? सूर्य। सूर्य क्या देता है? अग्नि। तो अग्नि की पूजा, अग्नि की पूजा है ना, सूर्य की पूजा। तो अग्नि जो है वो तुम्हारी, वो सबसे ज्यादा मेंशन्ड है वेदों में। और फिर सेकंड हाईएस्ट है इंद्र। इंद्र को पुरंदर भी बोलते थे, हु इज द ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है ना? इंद्र प्लेड द रोल ऑफ अ वॉरलॉर्ड लीडिंग द आर्यन सोल्जर्स टू विक्ट्री अगेंस्ट द डेमंस। नाउ द 250 हाइम्स आर डिवोटेड टू इंद्र, ठीक है? फिर उसके अलावा फायर प्लेड अन इम्पोर्टेंट रोल। सो फायर के लिए भी, इनफैक्ट सॉरी, अग्नि इज सेकंड इन नंबर। सबसे ज्यादा हाइम्स जो एसोसिएटेड है वो इंद्र को है, सेकंड नंबर पे अग्नि आती है। और फिर दो अलग गॉड्स है, वरुण और मित्र, वरुण और सोम या मित्र। तो वरुण इज बेसिकली द वर्शिप ऑफ वाटर, वरुण personified water, and Som personified the plants.
तो बेसिकली ऋग्वेदिक सोसाइटी वेनरेटेड और वर्शिप्ड द फोर्सेस ऑफ नेचर। तो ये सारे फोर्स नेचर के ही तो फोर्सेस हुए। अब जैसे इंद्र इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म्स। तो थंडर इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, यानी जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, वो इंद्र के, इनफैक्ट वज्र को भी उसका जो वेपन होता है उसको वज्र बोलते हैं। तो सबसे पावरफुल कोई चीज उस समय उनको दिखती होगी तो वो थंडर बोल्ट, थंडर स्टॉर्म्स होंगे, थंडर होगा, तो इसलिए उसकी सबसे पहले पूजा, फिर सूर्य की पूजा, फिर पानी की, और फिर सारा वेजिटेशन जो है उसकी, क्योंकि उन्हीं से खाना मिलता है। खाना और पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो बेसिकली हिंदू रिलीजन की भी जो शुरुआत हुई है वो फोर्सेस ऑफ नेचर को ही वर्शिप करने से हुई है। अब उसमें बाकी के जो देवी देवता, उससे एसोसिएटेड आरतियां, कहानियां, वो सारी बाद में आई। ठीक है, तो अभी जो हम ऋग्वेदिक पीरियड में हम बात कर रहे हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस की, इसमें कोई ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, महेश, गणपति से लेके शिवा कोई नहीं है। ओके, ये सब अलग गॉड्स थे। अच्छा, उसमें कुछ फीमेल डिवी गॉडेसेस भी थी, जैसे अदिति और उषा। तो अदिति और उषा दे रिप्रेजेंटेड द डॉन एंड डस्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सो सुबह जो होती है वो अदिति हो गई, और शाम जो हो गई वो उषा। शाम थोड़ी डार्क होती है, सो उषा इज डार्क एंड अदिति इज ब्राइट। तो इन दो गॉडेसेस का भी, जो फीमेल गॉडेसेस भी वर्शिप होती थी, और मतलब अदिति, उषा, ये सारे नाम अभी भी रखे जाते हैं। Okay, so the dominant mode of worshipping the god was through recitation of prayers and offering sacrifices. तो रिसाइटेशन ऑफ प्रेयर्स मतलब कौन सी प्रेयर्स? तो बेसिकली ये जो अदिति, उषा, ये सारी चीजें, मतलब ये जो गॉडेसेस है, इनसे एसोसिएटेड मंत्र थे, तो इनका उच्चारण करना, और फिर कुछ तो भी ऑफर करना इन द फॉर्म ऑफ सैक्रिफाइस। तो वो ऑफरिंग क्या होती थी? दैट वाज इनवेरिएबली द काउ, बिकॉज एंटायर एवरीथिंग रिवॉल्व्ड अराउंड द काउ। तो काउ से ही दूध लेते थे, काउ का ही मीट खाते थे, काउ का ही लेदर यूज करते थे, तो एवरीथिंग। और काउ की पूजा वूजा नहीं होती थी, वो सब बाद में शुरू हुआ। दैट वी विल कम टू दैट नाउ। वर्शिपिंग अ काउ केम वेरी लेट इन हिंदुइज्म। इट वाज बेसिकली to counter the influence of Buddhism. So, cow was central to everything, and sacrifices were made of cows only during those yagnas. और इसी के अगेंस्ट जो कैटल वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही थी, उसी के अगेंस्ट बुद्धा, महावीर और ऐसे 64 हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स उभर के आए थे, जिनको वो काउ कैटल वेल्थ बचानी थी। ओके, और फिर बाद में cow became cow did not become a god. Actually, cow became a repository of gods and goddesses. Okay. तो यहाँ पर फिर ऋग्वेदिक सोसाइटी में इट वाज मेनली बेस्ड ऑन, इनकी जो वर्शिपिंग थी, रिलीजन एज सच कोई था नहीं। अब ये जो हम टेम्पल और मूर्ति पूजा ये सब देते, ये भी ओरिजिनल वैदिक पीरियड में नहीं था। तो ये ऐसे, we can safely say that temples and idol worship are not the very essence of Hinduism. So you don't become a staunch Hindu just by going to a temple. Basically, Hinduism is deep rooted in its philosophies also, जो हम आगे करेंगे। ठीक है, जैसे संख्य, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत, ये सारी जो फिलोसॉफीज है, इसमें हिंदुइज्म का एसेंस है। मंदिरों में और मूर्ति पूजा करने में, आरतियां करने में नहीं है। ओके, सो विद दिस वाज अबाउट द ऋग्वेदिक सोसाइटी। तो इसका जो पीपीटी वाला पार्ट है, दैट आई थिंक विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड